हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नेशनल इनकम को स्टडी किया था। नेशनल इनकम के कन्वर्जन, उसका मेजरमेंट, प्रिकॉशंस, इम्पॉर्टेंस, ये सारी चीज़ों को हमने देखा था। आज की क्लास में हम लोग सोशल अकाउंटिंग को देखेंगे। हम लोग ये पढ़ेंगे कि सामाजिक लेखांकन क्या होता है। ये जो टर्म था सोशल अकाउंटिंग, इस टर्म को सबसे पहले जॉन रिचर्ड हिक्स ने यूज़ किया था। जॉन रिचर्ड हिक्स जो है वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिनको 1972 में नोबेल प्राइज़ मिला था। हिक्स के अकॉर्डिंग वी विल सी व्हाट इज सोशल अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू हिक्स, social accounting is nothing else but the accounting of the whole community or nation, just as private accounting is the accounting of the individual firm. हिक्स कहते हैं कि जैसे एक प्राइवेट अकाउंटिंग एक इंडिविजुअल फर्म का होता है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का होता है, उसी तरीके से जब हम लोग सोशल अकाउंटिंग की बात करेंगे तो वो पूरे होल कम्युनिटी को इंक्लूड करता है। जो सोशल अकाउंटिंग होता है, इट शोज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, कंजप्शन सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये सारे जितने भी अलग अलग क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, उन सारे क्षेत्रों के बीच अंतर संबंध को सामाजिक लेखांकन बताता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक लेखांकन है वो एक गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर कलेक्टिव पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। जो सामाजिक लेखांकन जो है ये हम लोगों को एक रूपरेखा बताता है जिससे कि हम लोग इकोनॉमी में न्यू पॉलिसीज़ बना सके, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ उन सारी पॉलिसीज़ को करेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या एग्रीगेट्स हैं हम कह सकते हैं। तो इसमें है पहला प्रोडक्शन, फिर कंजप्शन, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्रोडक्शन हम लोगों को पता है जिसमें कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर आता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। कंजप्शन में हाउस होल्ड सेक्टर्स आते हैं जो कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स के जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज है उसका वो लोग उपभोग करते हैं। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस में बैंक आते हैं, गवर्नमेंट आती है जिसमें कि टैक्सेस आते हैं और सब्सिडीज आती है। कैपिटल एक्यूमुलेशन में सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फंक्शन चलता है। और ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है। तो जब ये सारी जो पांचों एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल एक्यूमुलेशंस एंड ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब ये सारी पांचों की पांचों एक्टिविटीज़ को जब हम लोग अकाउंट के फॉर्म में शो करते हैं तो वो एक क्लोज नेटवर्क ऑफ फ्लोज को शो करता है। ये जो सारे क्लोज नेटवर्क्स ऑफ फ्लोज जो होते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा हम लोग हमारे बैंक का जो पासबुक होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, वैसे ही सोशल अकाउंटिंग का भी जो रहता है, अकाउंट रहता है, उसमें भी क्रेडिट और डेबिट होते हैं। और जो सोशल अकाउंटिंग रहता है ये डबल एंट्री बुक कीपिंग के बेसिस पे हम लोग इसकी एंट्री को करते हैं। प्रोडक्शन अकाउंट क्या होता है देखते हैं। प्रोडक्शन अकाउंट जो होता है वो बिजनेस सेक्टर से रिलेट करता है। बिजनेस सेक्टर्स को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं जिसमें कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आती है। कौन कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़? मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रेडिंग होता है, ये सारी चीज़ें, एक्सचेंज होता है, ये सारी चीज़ें जो है प्रोडक्शन अकाउंट में आती है। और इस प्रोडक्शन अकाउंट में हम लोग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को लेते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम लोग जो स्टेट ओन्ड बिजनेसेस हैं उसको भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं। तो प्रोडक्शन अकाउंट में ये होता है कि जो पेमेंट होता है, जो पेमेंट है, पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस एंड प्रॉफिट, ये सारे जो पेमेंट्स है वो सारे पेमेंट्स का फ्लो होता है, फ्लो टू द अदर सेक्टर्स। मतलब प्रोडक्शन सेक्टर से जो पेमेंट्स हैं वो आपके हाउस होल्ड सेक्टर में जाएंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगी, फाइनेंशियल सेक्टर में जाएगी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाएगी। तो ये जो टेबल हम लोग देख रहे हैं, टेबल 1, ये प्रोडक्शन अकाउंट को बता रहा है। और यहाँ पे जो हम लोग रुपीज़ लेंगे, ये रुपीज़ जो है वो करोर्स में आएगा।
तो एक साइड में पेमेंट्स है और दूसरे साइड में रिसिप्ट्स हैं। तो जो ये पेमेंट्स दिखा रहा है, पहला है पेमेंट्स टू पर्सनल सेक्टर। पेमेंट्स टू पर्सनल सेक्टर मतलब कि हाउस होल्ड सेक्टर में जो पेमेंट जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट जो जाएगा वो हो गया पेमेंट टू पर्सनल सेक्टर। अगला है पेमेंट्स टू गवर्नमेंट सेक्टर। पेमेंट्स टू जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर को पेमेंट जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। फिर है बिजनेस सेविंग्स। बिजनेस सेविंग्स में ये हो जाता है कि यहाँ पर फिनेंशियल मार्केट्स की जो सेविंग्स है वो आ जाती है। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर से लेते हैं, फॉरेन कंट्री से लेते हैं, तो उसके बदले में हम लोग उनको पेमेंट करते हैं। तो ये इसमें आ गया पेमेंट्स में। रिसिट्स। रिसिट्स में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन सेक्टर में जो पैसे आ रहे हैं उसको रिसिट्स कहा जा रहा है। तो उसमें कौन कौन से रिसिट्स हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने कंज्यूम करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम करने के लिए उन्होंने मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, उसको खरीदने के बदले में उन्होंने पैसा दिया, उस पैसे को दे करके उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा, तो वो जो पैसा है वो अल्टीमेटली प्रोडक्शन अकाउंट में जाएगा, तो वो हो गया रिसिट्स। गवर्नमेंट परचेसेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है वो जब प्रोडक्शन सेक्टर से कुछ सामान को खरीदेगी तो उसके बदले में भी वो प्रोडक्शन सेक्टर को मॉनेटरी वैल्यू पे करेगी, तो वो यहाँ पर आ गया गवर्नमेंट परचेसेस। उसी तरीके से होता है ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये पूरा हमारा जो है वो प्रोडक्शन अकाउंट को बताएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पेमेंट्स हैं वो लीकेजेस का काम कर रहे हैं और जो रिसिट्स हैं वो इंजेक्शन का काम कर रहे हैं। फिर आता है कंजप्शन अकाउंट। कंजप्शन अकाउंट में क्या हो रहा है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो हाउस होल्ड सेक्टर का उसको बता रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर के इनकम और एक्सपेंडिचर को कह सकते हैं, या फिर एक पर्सनल सेक्टर का हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है वो कंजप्शन अकाउंट में शो करता है। ये कंजप्शन अकाउंट का टेबल है। इसमें अगेन हम लोग रुपीस करोर्स में देखेंगे, पेमेंट्स है और रिसिट्स हैं। तो कंजप्शन अकाउंट में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कहाँ कहाँ पेमेंट कर रहा है, पहला है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उनको जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए अपने कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने के लिए, वो यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद वो आएगा पेमेंट्स टू गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट को वो पे कर रहा है। फिर आ जाएगा पर्सनल सेविंग, फिर ट्रांसफ़र टू फॉरेनर्स। वैसे ही जो रिसिप्ट्स वाला सेक्शन है वहाँ पर भी वो ऐसा ही आएगा। रिसिप्ट में मतलब वो कहाँ कहाँ दे रहा है, रिसिप्ट्स फॉर बिजनेसेस, वेजेस एंड सैलरीज, फिर रिसिप्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, और ये सारा कुछ जो है वो टोटल होकर के उनके पर्सनल इनकम में कैलकुलेट होता है। अगला है गवर्नमेंट अकाउंट। गवर्नमेंट अकाउंट जो है इट रिलेट्स टू द आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी आउटफ्लोज और इनफ्लोज हैं उसको इसमें शो किया जाता है, और इसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी, और जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जो लोकल लेवल पे है, वो सारी गवर्नमेंट, जो सारी अथॉरिटीज़ है वो भी इस पर आएंगी। ये टेबल नंबर 3 इट शोज़ द गवर्नमेंट अकाउंट। इसमें अगेन पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स है। तो पेमेंट्स कहाँ हो रहे हैं, पेमेंट्स टू बिजनेसेस, देन पेमेंट्स टू पर्सन्स, देन गवर्नमेंट सरप्लस, देन पेमेंट्स टू फॉरेनर्स। ये इसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है कहाँ कहाँ पैसे को पे कर रही है, मतलब कहाँ कहाँ पैसा जो है वो लीकेज होकर के जा रहा है। और रिसिप्ट्स में क्या बता रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेसेस एंड रिसिप्ट फ्रॉम पर्सन, मतलब बिजनेस सेक्टर से जो पैसा गवर्नमेंट सेक्टर में आया और हाउस होल्ड सेक्टर से जो पैसा आया गवर्नमेंट सेक्टर में, उसको इसमें शो किया जा रहा है। और ये क्या बताएगा, ये सारे गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स को शो करेगा। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बेसिकली शोज दैट सेविंग्स इक्वल्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। So saving is invested in fixed capital and inventories within the country or international market. जो कैपिटल अकाउंट है वो एक इंडिविजुअल के सेविंग्स को बताता है, और उसके जो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, उन सारे इन्वेस्टमेंट्स को वो बताता है। तो इसमें जो होता है
जो ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है वो इंक्लूड करता है ग्रॉस फ्लो ऑफ कैपिटल गुड्स एंड नेट चेंज इन इन्वेंट्रीज, और जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है इट शोज द फॉरेन सरप्लस ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो हमारा जो चालू खाता है उस चालू खाता में जो फॉरेनर्स का जो सरप्लस है, जो आधिक्य है, उसको उसमें बताया जाता है। तो जो कैपिटल अकाउंट है, अगेन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैपिटल अकाउंट में भी दो बने हुए हैं, पेमेंट्स बने हुए हैं और रिसिप्ट्स बने हुए हैं। सो जो ये पेमेंट्स है, ये पेमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये जो है कैपिटल अकाउंट का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने ये पैसे को खर्चा किया है। और जो रिसिप्ट्स है, रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, बिजनेस सेविंग्स, पर्सनल सेविंग्स और गवर्नमेंट सरप्लसेस से। तो ये कैपिटल अकाउंट का ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, सेविंग्स में आएगा। सो अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट का देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट के लिए ये जो सेविंग वाला पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, लीकेज, और जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है वो उसका बन जाता है इंजेक्शन। फॉरेन अकाउंट, फॉरेन अकाउंट शोज द ट्रांजेक्शन्स ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारे कंट्री का जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है फॉरेन कंट्रीज के साथ, विश्व व्यापार जब हम करते हैं तो उसको हम लोग फॉरेन अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। ओके, सो दिस अकाउंट कवर्स इंटरनेशनल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स टू द करंट अकाउंट ऑफ द इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो फॉरेन अकाउंट को जब हम लोग पढ़ेंगे, फॉरेन अकाउंट को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान संतुलन आ जाता है कि कैसे उसमें करंट अकाउंट होता है, कैसे उसमें कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग फॉरेन अकाउंट में देखते हैं। तो ये जो टेबल है इसमें फॉरेन अकाउंट का बता रहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द पेमेंट्स। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड कर रही है, तो जब इंडिया क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वहाँ पे वो लोग पेमेंट्स करेंगे, तो ये उसका आ जाएगा नेट रिसिप्ट्स फ्रॉम फॉरेनर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज जो है वो पेमेंट दे रही है हम लोग को। यहाँ पे रिसिप्ट्स में क्या होगा, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जब चीज़ों को सामान को मंगवा रहे हैं तो उसके बदले में हम लोग पे करेंगे, तो ये हो जाता है नेट पेमेंट टू फॉरेनर्स। यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, हमारे कंट्री से जो पैसा है वो फॉरेन कंट्री में जा रहा है। ये जो फ्लो ऑफ मैट्रिक्स है ये अब सारे पांचों सेक्टर्स को यहाँ पर एक साथ शो करेगा कि पांचों सेक्टर्स जो है वो किस तरीके से सोशल अकाउंटिंग में काम करते हैं। तो पहला हम लोग इसमें देख रहे हैं प्रोडक्शन है, तो यहाँ पर जो ये कॉलम है ये बता रहा है कि प्रोडक्शन सेक्टर से कंजप्शन सेक्टर में कितने पैसे गए, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना गया, कैपिटल सेक्टर में कितना गया और फॉरेन सेक्टर में कितना गया। वैसे ही कंजप्शन सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर को कितना पैसा गया, गवर्नमेंट सेक्टर को कितना पेमेंट गया, कैपिटल सेक्टर में कितना पेमेंट गया और फॉरेन सेक्टर में कितना पेमेंट गया। और उसी तरीके से लास्ट में हम देखेंगे कि जो फॉरेन सेक्टर है उस फॉरेन सेक्टर ने गवर्नमेंट प्रोडक्शन में कितना पैसा स्पेंड किया, ये सारा कुछ हम लोग इस पर देखेंगे। तो जब इस तरफ देख, ये जो मैट्रिक्स ये बताएगा आप लोग देखेंगे तो यहाँ का जो टोटल है 309 और यहाँ का जो टोटल है वो इक्वल है। अगेन कंजम्पशन का टोटल और इधर जो हम लोग देखेंगे टोटल, ये वाला टोटल इक्वल है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स यही बताता है कि जो देयर इज एन इक्वालिटी इन द बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग इन द सोशल अकाउंटिंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंट्री। मतलब कि जो सोशल अकाउंटिंग में जो प्रोडक्शन है उसका इनफ्लो आउटफ्लो, कंजप्शन का पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट का पेमेंट्स एंड रिसिप्ट, ये सारे आखिरी में मिलकर के एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, उस चीज़ को ये मैट्रिक्स टेबल बताता है। सो क्या क्या बता रहा है ये मैट्रिक टेबल, फर्स्टली ये बताता है कि द इक्वालिटी ऑफ द पेमेंट्स टू वन सेक्टर अकाउंट्स एंड द रिसिप्ट्स फ्रॉम द अदर सेक्टोरल अकाउंट। मतलब कि जो पेमेंट है वो दूसरे एक सेक्टर का पेमेंट जो है वो इक्वल हो रहा है दूसरे सेक्टर के रिसिप्ट से। यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे तो ये इनका जो पेमेंट है वो इक्वल हो रहा है इसके रिसिप्ट से, कि इसका जितना भी इन्होंने पेमेंट किया था वो इक्वल हुआ इसके रिसिप्ट से। गवर्नमेंट सेक्टर के सारे पेमेंट जो थे 57 वो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के रिसिप्ट से इक्वल हो गए। कैपिटल सेक्टर का जो भी
पेमेंट था 39 करोड़, वो यहाँ पे कैपिटल सेक्टर के रिसिप्ट से इक्वल हो गए, और फॉरेन सेक्टर का जो पेमेंट था ₹24 करोड़, वो यहाँ पे फॉरेन सेक्टर के रिसिप्ट के साथ इक्वल हो गया ₹24 करोड़। ये इसको बता रहा है। सेकेंड ये बता रहा है कि द टोटल पेमेंट्स ऑफ ईच सेक्टोरल अकाउंट्स इक्वल टू टोटल रिसिप्ट्स ऑफ दैट अकाउंट। जो हर एक सेक्टर का जो टोटल पेमेंट है उसी पर्टिकुलर सेक्टर के रिसिप्ट से इक्वल होता है। और तीसरा ये बता रहा है द टोटल पेमेंट्स ऑफ ऑल सेक्टर्स इक्वल द टोटल रिसिप्ट्स ऑफ ऑल सेक्टर्स इन सोशल अकाउंटिंग मैट्रिक्स। सोशल अकाउंटिंग मैट्रिक्स में ये जो है यहाँ का टोटल पूरा एक साथ हुआ 714, और यहाँ का जो टोटल है वो पूरा एक साथ हो गया 714। ये जो है इसके थर्ड पॉइंट को शो करना है। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग के क्या क्या इम्पॉर्टेंस है अभी हम लोग उसको देखेंगे। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज इन क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन्स। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन को क्लियर कट क्लासिफाई करना, डिस्टिंग्विश करना कि क्या वो क्लासिफिकेशन प्रोडक्शन सेक्टर से हो रहा है या कंजप्शन सेक्टर से हो रहा है। वो सारा जो चीज़ है वो सोशल अकाउंटिंग के थ्रू किया जाता है। मतलब सोशल अकाउंटिंग का जो टेबल है ये एक समरी प्रोड्यूस करता है, समरी शो करता है अलग अलग सेक्टर्स के ट्रांजेक्शन्स को। द नेक्स्ट इज इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। एक देश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो किस तरीके से बना हुआ है, इसको बताने के लिए भी सोशल अकाउंटिंग काम करता है। तो सोशल अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर कंट्री के नेशनल इनकम के बारे में जान सकेंगे, वहाँ का प्रोडक्शन का जो साइज़ है, जो कंजप्शन का साइज़ है उसको हम लोग पता कर सकते हैं, जो टैक्सेशन का लेवल है कि कितना % टैक्सेशन वहाँ पे हो रहा है, टैक्सेशन से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को, साथ ही साथ जो सेविंग्स है और जो फॉरेन ट्रेड है, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग सोशल अकाउंटिंग के थ्रू जान सकते हैं। अगला है इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सेक्टर्स एंड फ्लोज। ये जो डिफरेंट सेक्टर्स एंड फ्लोज हैं इसको हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देख चुके थे कि कैसे कैसे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, 5 तरीके के जो सेक्टर्स थे, और कैसे कैसे रियल फ्लो और मनी फ्लो होता है वो हम लोगों ने देखा था। उसी रियल फ्लो और मनी फ्लो को जब हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में या फिर जब हम लोग उसको फिगर के रूप में टेबल के फॉर्म में जब शो करते हैं तो वो सोशल अकाउंटिंग का जो मैट्रिक्स है उसको शो करेगा। अगला है इन एस्टिमेटिंग इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब गवर्नमेंट की जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में कितना प्रभावी है, कितना इफ़ेक्टिव है, किस तरीके से वो काम कर रही है, उसको भी इसमें देखा जाता है। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो हम लोग कुछ न्यू पॉलिसीज़ को इनिशिएट करें। अदरवाइज़ हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि अगर इनकम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो हम लोग उस आय की असमानता को किस तरीके से दूर कर सकते हैं, आय का जो वितरण हो रहा है वो असमान वितरण हो रहा है, उस वितरण को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लेवल को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू देखेंगे। फिर इन एक्सप्लेनिंग मूवमेंट्स इन जीएनपी में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है उस चीज़ को भी हम लोग सोशल अकाउंटिंग का जो टेबल है उसमें से देखेंगे। जो सोशल अकाउंटिंग का जो मैट्रिक्स है उसको अगर हम लोग इफ़ सपोज 2 कंट्रीज़ का मैट्रिक्स है हमारे पास, इंडिया का है और चाइना का है मान लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे पास इंडिया का सोशल अकाउंटिंग है और चाइना का सोशल अकाउंटिंग है, तो इंडिया की जीएनपी किस तरीके से मूव कर रही है, उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, चाइनीज़ जीएनपी जो है चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट हो रहा है कि नहीं, उस वहाँ की जो इकोनॉमी उस इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, उसको भी हम लोग देखेंगे सोशल अकाउंटिंग मैट्रिक्स के थ्रू। द नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर इंटरनेशनल पर्पसेस एंड बेसिस ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। इंटरनेशनल पर्पसेस मतलब कि हम लोग सोशल अकाउंटिंग के मैट्रिक्स को देखकर ये बता सकते हैं कि कोई एक कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है या फिर डेवलप्ड कंट्री है। उसके बाद हम लोग जो इकोनॉमिक मॉडल्स जितने भी बनते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक सोशल अकाउंटिंग टेबल देखकर हमको ये पता चल रहा है कि इफ़ सपोज सम कंट्री इज़ अ अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो अब हम लोग उस अंडर डेवलप्ड कंट्री को कैसे
डेवलपिंग कंट्री में लेकर आएंगे, उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे इकोनॉमिक मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। तो उस इकोनॉमिक मॉडल्स को बनाने के लिए अगेन हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे हो रहा है, और उसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए सोशल अकाउंटिंग जो है इट इज़ वेरी यूजफुल। नेक्स्ट कम्स द लिमिटेशंस ऑफ सोशल अकाउंटिंग। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है सोशल अकाउंटिंग में जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में कंपेयर या कन्वर्ट नहीं कर सकते, और वो सारी चीज़ों को हम लोग सोशल अकाउंटिंग में इंक्लूड भी नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट की हॉबी है पेंटिंग करना, सो अगर एक स्टूडेंट पेंटिंग कर रहा है तो वो पेंटिंग जो है दैट इज़ क्वालिटेटिव, उसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसको वो सारी चीज़ों को हम लोग सोशल अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। वैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जिसको कि नॉन ट्रेडेड होते हैं, वो सारे नॉन ट्रेडेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी भी हम लोग सोशल अकाउंटिंग में हम लोग उसका भी इनपुट नहीं शो कर पाते। सो दैट इज़ इम्प्यूटेशन। सेकेंड वन इज़ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को अगर आप लोगों को याद होगा तो डबल काउंटिंग को हम लोगों ने नेशनल इनकम में पढ़ा था। डबल काउंटिंग में क्या होता है, एक ही गुड्स, दोहरी गणना जिसको कहते हैं, एक ही गुड्स को हम लोग 2 बार काउंट कर देते हैं। जिसमें मैंने फार्मर्स का एग्जांपल बताया था। अगर एक फार्मर है वो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसने वीट को प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में बेच दिया, तो वो वीट जो था उसके लिए वो फाइनल गुड्स था, ठीक है। अब जब वो वीट मार्केट में पहुंच गया तब वहाँ पे एक प्रोड्यूसर आ रहा है जो कि ब्रेड बनाता है, तो प्रोड्यूसर को वो वीट चाहिए। अब प्रोड्यूसर के लिए वो वीट जो होगा वो इंटरमीडिएट गुड्स का काम करेगा, वो उसके लिए रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है उसका काम करेगा। तो यही वीट जब फाइनल गुड था, अगर हम लोग उसको तभी भी कैलकुलेट कर लिए, और यही वीट को जब प्रोड्यूसर लेकर के गया, उस वीट से उसने आटा बनाया, फिर आटे से उसने ब्रेड बनाया, उसमें जब हम लोग उसको फिर से अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो वहाँ पर वो डबल काउंटिंग की कंडीशन अराइज होती है। थर्ड इज पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज से हम लोग ये समझते हैं जिसमें कि हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन आता है, मिलिट्री आता है, पुलिस सर्विसेज आता है, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्शंस आते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक सर्विसेज में आती है। तो ये इसमें ये बताया गया है कि जो बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज हैं जिसको कि सोशल अकाउंट में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज हम लोग उसके बेनिफिट्स को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो पब्लिक सर्विस है, उस वो हम लोग को कितना बेनिफिट कर रहा है, उस चीज़ को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो हियर कम्स द लिमिटेशंस कि हम लोग पब्लिक सर्विसेज को सोशल अकाउंटिंग में शो नहीं कर पाते। देन द अदर टू वर इन्वेंट्री एडजस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। उसी तरीके से जो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स होते हैं और जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन मतलब कि मूल्यह्रास जिसको कहते हैं, जो मशीनों की जो घिसावट व्यय होती है, वो सारी चीज़ों को भी हम लोग नेशनल इनकम में जैसे हमने देखा था इंक्लूड नहीं करते थे कैलकुलेशन के समय में, उसी तरीके से हम लोग इसको सोशल अकाउंटिंग में भी इंक्लूड नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग इसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पर एक न्यू टर्म आता है ग्रीन जीडीपी एंड जीएनपी। ग्रीन जीडीपी और ग्रीन जीएनपी से ये एक न्यू टर्म है। इसका मतलब होता है, हम लोग इसको जो देखेंगे तो ये हमारा जो ग्रीन वर्ड है, ग्रीन वर्ड इटसेल्फ शोज समथिंग इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ग्रीन शब्द से हमको यही समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एनवायरनमेंट से, प्रकृति से, पर्यावरण से रिलेटेड हैं। तो जो ग्रीन जीडीपी होता है वो कहलाता है हरित सकल घरेलू उत्पाद, और जो ग्रीन जीएनपी होता है उसको कहते हैं हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सो अब ये ग्रीन जीडीपी, जिसको कि और कह सकते हैं जीजीडीपी, ये क्या होता है? The green gross domestic product is an index of economic growth with the environmental consequences of that growth factored into a country's conventional GDP.
इसका मतलब ये है कि जब हम लोग एक कंट्री का जीडीपी निकालते हैं तो उसमें हम लोग एनवायरमेंटल जो कॉन्सिक्वेंसेस है, पर्यावरणीय जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं उसको हम लोग शो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो ग्रीन जीडीपी होता है इसमें हम लोग बेसिकली एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, एनवायरमेंटल रिलेटेड जितने भी यूज़ वैल्यू और जो नॉन यूज़ वैल्यू होती है उसको हम लोग इस पर इंक्लूड करते हैं। जो ग्रीन जीडीपी होता है वो बायोडाइवर्सिटी में जितने सारे लॉसेस हुए हैं और क्लाइमेट चेंज के कारण जितने सारे हम लोगों को लॉस हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को शो करता है। उसी तरीके से जो ग्रीन जीएनपी है, ग्रीन जीएनपी जो होता है वो एक इकोनॉमिक मेट्रिक होता है जो कि एनवायरमेंटल फीचर्स जैसे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिसोर्स डिप्लीशन, वो सारे चीज़ों को इंक्लूड करता है। Now this is green accounting. So what is green accounting? Green accounting is a type of accounting that attempts to include factor environmental cost into the financial sector results of operations. So जो green accounting है इसमें हम लोग environment से related जितनी भी कॉस्ट है, पर्यावरणीय जो लागत होती है उसको हम लोग ग्रीन अकाउंटिंग के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। जो मेजर पर्पस है ग्रीन अकाउंटिंग का उसमें क्या बता रहा है, वो एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर में गुड्स का एक्सचेंज होना चाहिए, सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए जो कि इकोनॉमिक गोल से हट करके जो एनवायरमेंटल गोल्स हैं उसको देखे। यहाँ पे ये बता रहा है द मेजर पर्पस ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अ पोटेंशियल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक गोल्स एंड एनवायरमेंटल गोल्स। इनके बीच में जो भी एक्सचेंजेस होंगे उसको ग्रीन अकाउंटिंग के थ्रू शो किया जाता है। आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ग्रीन अकाउंटिंग का जो महत्व है इसलिए बढ़ जाता है बिकॉज इट हेल्प्स इन पॉलिसी एनालाइजिंग ऑफ पॉलिसी इश्यूज़। हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को ठीक करना है, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग जो है ग्रीन अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। Next is the importance of green accounting. So the foremost importance of green accounting is to help promote a sustainable future for businesses as it brings green public procurement and green research and development into a big picture. तो green accounting का हम लोग मेन यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग हमारी इकोनॉमी को एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले चलें। ग्रीन अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग जितने भी टैक्सेस हैं और जितने भी इंसेंटिव्स हैं उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिससे कि कार्बन टैक्स को हम लोग कंट्रोल कर सकें। ग्रीन अकाउंटिंग में हम लोग सब्सिडीज़ को भी इंक्लूड करते हैं जिससे कि हम लोग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें और टैक्सेस ताकि हम लोग नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को कम कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को ग्रीन अकाउंटिंग के अंतर्गत देखा जाता है। यहाँ पर आपका ग्रीन अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखेंगे जिसमें सेल्स लॉ ऑफ मार्केट आएगा, कीन्स का जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है वो सारी थ्योरीज उसमें इंक्लूड होगी। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।